हेलो स्टूडेंट्स, देखो केमिकल बॉन्डिंग में हम बात कर रहे थे फजान्स रूल की। नहीं, फजान्स नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे भी थे और हमने जाते जाते ये वाला पॉइंट बताया था कि डाइपोल मोमेंट में लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर इन द डाइपोल मोमेंट इज टेकन अवे फ्रॉम द एटम, और इस कारण से बट उसका मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें साइज ऑफ द लोन पेयर इज नॉट नोन। उसके बेसिस पर हमने NF3 और NH3 अमोनिया का कंपैरिजन किया था और कहा था अमोनिया इज मच मच मोर पोलर इन कंपैरिजन टू NF3। डाइपोल मोमेंट अमोनिया का काफी ज्यादा है और NF3 का काफी कम है। इन पॉइंट्स के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है तो इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड सेड टू बी नॉन-पोलर। A polyatomic molecule having 0 dipole moment is symmetrical molecule, and is non-polar molecule। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किस लिए है। कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो भले ही उसमें इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर हैं बट ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है यदि उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स में नॉन पोलर हों, बॉन्ड्स पोलर हो सकते हैं बट सभी का डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका वेक्टर सम में भी 0। तो दिस एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि सिमेट्रिकल भी हैं, जैसे कौन, BF3, BCl3, बेंजीन इज नॉन पोलर, so like that you say HCF2, HCF4, these kind of molecules, PCl5, PF5, इस तरह के examples you can take as an example of non-polar molecules। और भी जैसे CH4, CO2, BCl2 गैसेस फॉर्म में है तो इसे रहने ही दो क्योंकि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है, ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर नॉन पोलर। molecules that means net dipole moment is 0। जैसे एग्जांपल भी देख लो, HCF2, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं, सिचुएशन वुड बी लाइक दिस और तीनों लोन पेयर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड हैं, इनका इफेक्ट कैंसिल्ड आउट एंड द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, म्यू नेट इज 0। तीनों भी 120 डिग्री पर हैं लोन पेयर्स, इनके डाइपोल मोमेंट का भी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। PCl5 स्ट्रक्चर आपको पता है, TBP स्ट्रक्चर है, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, वेक्टर सम 0 हो जाएगा एंड कंपाउंड इज सेड टू बी नॉन पोलर। CO2 आप जानते हो लीनियर मॉलिक्यूल है, दोनों का म्यू और 180 डिग्री एंगल होने की वजह से म्यू नेट becomes 0। So like that you can call dipole moment of CO2 to be 0। तो these are the examples। बेंजीन का भी डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप BF3 है हमने बताया भी था, like this, भले ही बैक बॉन्डिंग भी है होने तो बट सिमेट्रिकल 120 डिग्री एंगल होने की वजह से म्यू नेट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सब नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर होने के लिए बॉन्ड भले ही पोलर हो इंडिविजुअल बॉन्ड बट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो जाए तो इट इज सेड टू बी नॉन पोलर। नोट करें इस पूरी बात को, नोट इट डाउन।
आफ्टर दिस अच्छा, अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इट विल बी ए पोलर मॉलिक्यूल. इफ म्यू नेट is not equal to zero, then molecule is polar. अब लेस पोलर, हाई पोलर डिपेंडिंग अपॉन के डाइपोल मोमेंट कम है या ज्यादा है. जैसे एग्जांपल, जैसे NF3 तो मान लो NCl3, जैसे PCl3, ये सब H2S, H2O, अमोनिया, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. SF2, SF4 एटसेट्रा, ऑल पोलर. ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. इस तरीके से आप इनको याद रखते हो. नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब एक बात तो क्लियर है कि कोई अगर कोवेलेंट बॉन्ड भी है और दो अलग अलग एलिमेंट के बीच का बना है तो वो ना 100% कोवेलेंट हो सकता, ना 100% आयनिक हो सकता. कोई भी बॉन्ड अगर दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बना है तो इट कैन नॉट बी 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक. कुछ ना कुछ कोवेलेंट या आयनिक कैरेक्टर तो होगा. तो ऐसी अगर मान लो HCl है, जैसे हमने कहा भी था, फॉर एग्जांपल HF है मान लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन विल बियर नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन विल बियर द पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चार्ज सेपरेशन. और ये पोलर नेचर आ गया. कहा भी था हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो दिस बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसे केस में कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया बिकॉज ऑफ चार्जेस. तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड ऐसे में डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर है तो उसमें आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन theoretical dipole moment considering 100% ionic character into 100. जरा ध्यान से सुनो. Percentage ionic character in the ionic bond is the observed dipole moment upon theoretical dipole moment considering 100% ionic bond. 100% ionic bond का मतलब क्या हुआ? 100% ionic bond का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर HF लेते तो हम ऐसा मान लेते इसको H प्लस एंड F माइनस. ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं. इट इज नॉट प्योरली कोवेलेंट, इट इज नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड, बट H पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. और डेल्टा की वैल्यू ऑफ कोर्स दिस डेल्टा इज मच लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये डेल्टा काफी कम होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से. है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही ना, है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही ना. तो theoretical dipole moment considering 100% ionic character means 100% ionic character का मतलब क्या हुआ? H becomes H plus, F becomes F minus into 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं. तो you can say that mu observed upon mu theoretical into 100. और mu observed क्या ले लोगे? Actual charge delta into bond length same ले लेते हैं. ये सब assumptions होते हैं. into electronic charge into bond length lambda, bond length into 100. So like that delta upon E यहाँ से चाहे तो हम डेल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ हो. इस तरीके से ही कहते हैं. तो ये था डाइपोल मोमेंट. चलिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं. एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी ले ही लेते हैं. जब पढ़ा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करें. मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप इसे नोट करो पहले. और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जितने भी थे. पोलर नॉन पोलर तो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि इनमें से कितने पोलर हैं, कितने नॉन पोलर हैं एंड ऑल दैट. नोट इट डाउन.
जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, डेटा कुछ ऐसा ले लेते हैं। हाँ, मान लो इन HCl मॉलिक्यूल ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट is 1.35 dBi, ठीक है। If HCl bond length is 1.3 angstrom, then find percentage ionic character in HCl molecule। मान लो ये क्वेश्चन है, जरा लिखो तो सही क्वेश्चन पहले एक बार। क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल वही जो मैंने पढ़ाया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि HCl में ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इतना पाया गया और HCl बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HCl में कितना होगा। लगाओ फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या था वो, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल टेकिंग 100% आयनिक बॉन्ड इनटू 100, यही तो फॉर्मूला था। तो जरा वैल्यू अप्लाई करो। म्यू ऑब्जर्व कितना, 1.35 डिवाई। अब डिवाई है तो या तो SI यूनिट ले लो या CGS। चलो CGS यूनिट ले लो, तो आपको पता है कि क्या पता है, 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। बता चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज 10⁻−8 ESU सेंटीमीटर अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेना है इनटू बॉन्ड लेंथ, कितना बॉन्ड लेंथ इनटू 10⁻⁸ इनटू 100, तो 1.35 इनटू 10⁻18 है ना। हाँ 18, 1 डिवाइस 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर, तो -18 इनटू 100 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन ESU कितना होता है, 4.8 इनटू 10⁻−10 ESU इनटू बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर में चाहिए तो 10⁻−8 सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर, अब डिवाइड ये ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व तो करिए जरा। 10⁻−10 और 8 18 कैंसिल आउट। जरा ऊपर आओ, 135 अपॉन 1.3 इंटू 4.8, ये लगभग 100/5 20-21% के आसपास। I have the value nearly 21.6%। इतना परसेंट आयनिक कैरेक्टर 100 में से घटा दो, उतना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। सो दिस मच परसेंट आयनिक कैरेक्टर। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। एंड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। इजी क्वेश्चंस होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये था हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये डाइपोल मोमेंट के थे। डाइपोल मोमेंट में कुछ ट्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यू शुड रिमेंबर। पहले ये नोट कर लो क्वेश्चन, नोट इट डाउन। जैसे some important trends of dipole moment, some important trends of dipole moment। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट ही बोलेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट्स। जैसे ये तो शायद मैंने बता भी दिया था, HF इज मोर पोलर, मोर डाइपोल मोमेंट देन HCl, HBr, HI। H2O is more dipole moment than H2S, H2SC। Ammonia is having more dipole moment than PH3, so like that you say। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस, CH3Cl is having greater dipole moment than CH2Cl2 greater than
CHCl3 एंड CCl4। अच्छा CCl4 का तो जीरो है, जीरो डाइपोल मोमेंट। सब इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये, ऑल आर इंपॉर्टेंट केसेस। CH3Cl, ये खासकर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने। ये मैथमेटिकली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि एंगल थोड़ा सा वेरी करता है इन केसेस में बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर। आपको ट्रेंड याद रखनी है। तो CH3Cl इज ग्रेटर देन CH2Cl2, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, स्लाइटली पोलर, और CCl4 तो नॉन पोलर है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट है बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा कई बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वो हम ज्यादा बात करते नहीं है, जैसे CH3 और ये मान लो Cl, ये Cl, ये मान लो CH3, एक ऐसे ले लो C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, Cl, Cl, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म में तो कैंसिलिंग आउट हो रहा है, तो इसका तो म्यू नेट जीरो आ जाता है। दिस इज म्यू नेट इज नॉट जीरो, सो दिस इज ग्रेटर, तो ग्रेटर डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर, ग्रेटर म्यू नेट। Net dipole moment of cis isomer in this case is greater than the trans isomer. Trans में तो cancel out हो गए symmetrical group से, यहाँ नहीं cancel out हुए। तो इस तरीके से आप कुछ common examples लेते हो। और भी examples जैसे ये कहा भी था हमने कि CCl का dipole moment ज्यादा होता है CF का, यही कारण है कि CH3Cl का dipole moment CH3F से ज्यादा है, greater dipole moment। और एक एग्जांपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये ड्यूटेरियम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इस कारण से आप कह सकते हो कि CD3F या CD3 मान लो Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा देन कंपेयर टू CH3Cl, ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ग्रेटर डाइपोल मोमेंट है CD3Cl का CH3Cl से। क्यों? क्योंकि D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो और कम है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन जाएगा ये, and accordingly it will have the greater dipole moment. So like that you say guys, ये थे कुछ एक दो क्वेश्चंस भी ले लो। चलो पहले ये नोट कर लो, ऑर्डर्स ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अच्छा इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिखें एज ए नोट करके लिख लो। जैसे ये डाइपोल मोमेंट जीरो है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन म्यू नेट जीरो है, नॉन पोलर है ये, बट ऐसा नहीं है। ये जो मान लो OH फिनोल, इसका म्यू नेट जीरो नहीं है, पोलर है ये पोलर है। कारण है कि ये जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड होते हैं और उन लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन कैंसिल्स आउट कंप्लीटली, तो म्यू नेट इज जीरो। बट यहां जीरो नहीं है, इसमें जो OH बॉन्ड होते हैं दे आर नॉट सिमेट्रिकली ओरिएंटेड and because of that the net dipole moment is not zero। तो याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो जैसे ये हुआ NH2 lone pair, no they are not symmetrically located, mu net is not equal to zero, they are not exactly symmetrically oriented, तो इसलिए mu net जीरो नहीं है, याद रखें, रिमेंबर। डाइक्लोरोबेंजीन उनके डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट इनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले अपने तरीके से सिखाते हैं इन चीजों को, आपको याद रखना है। चलो एक आध क्वेश्चन मान लो, ये मान लो ऐसे बोल दें
CH3। टॉलुइन का तो डाइपोल मोमेंट म्यू नेट ऑफ टॉलुइन इज x divided, which have mu net greater than equal to x divided। मान लो ये क्वेश्चन है कि टॉलुइन का डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट x डिवाइड है, तो बताओ इनमें से किन ऑप्शंस में नेट डाइपोल मोमेंट x के बराबर या उससे ज्यादा होगा। जैसे A लाइक दिस, जैसे B लाइक दिस, जैसे C इस टाइप से, जैसे डी, बताओ आंसर। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो क्या आंसर होगा जरा देख लो। यहाँ टॉलुइन है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, डाइपोल मोमेंट x है नेट, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये तीनों का पॉइंट ऑफ एक्शन एग्जैक्टली 120 डिग्री एंगल पर है, एंड 120 डिग्री एंगल पर है तो तीनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नेट इसका तो 0 है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। हाँ, 120 डिग्री पर पॉइंट ऑफ एक्शन हो तो नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये x के बराबर होगा, सो दिस इज इक्वल टू x। आंसर आएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन x चाहिए ना। यहाँ पे ये तीनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये इफेक्टिवली टॉलुइन बन गया, इसका भी x ही आएगा। दिस इज आल्सो द आंसर। यहाँ पर आप 120 डिग्री एंगल वाला कैलकुलेट करना, कौन सा फार्मूला, म्यू नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 120। आप पाओगे वो x ही आ जाएगा, और ये तो x से ज्यादा होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, द डाइपोल वेक्टर वुड बी एट 60 डिग्री, तो म्यू नेट वुड बी ग्रेटर देन x। कैलकुलेट चाहोगे तो कर भी लोगे आप। तो ऑब्वियसली कौन कौन से आंसर, बी सी डी, तो आंसर इज बी सी डी। दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस ये थे डाइपोल मोमेंट। आई हैव टॉक्ड अबाउट द एंटायर थिंग। आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज अंडरस्टूड। डाइपोल मोमेंट पूरा हुआ। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फजान्स रूल, पोलराइजेशन इन कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स में पोलराइजेशन के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उसकी बात हम करेंगे। नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो, पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड। फजान्स रूल। पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड, फजान्स रूल। ये इसमें कई बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई थोड़ी ट्रिकी है, बट जेई में क्वेश्चन नहीं आते। मैं बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड्स, फजान्स रूल। इसे जैसे ऐसे मानो, फॉर एग्जांपल कोई NaI या LiI कंपाउंड है, लिथियम आयोडाइड। वैसे तो लिथियम आयोडाइड ऑलमोस्ट कोवेलेंट हो जाता है, बट है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड, तो लगता तो ऐसा ही आयनिक कंपाउंड है, बट इट हैज इनफ कोवेलेंट कैरेक्टर, वेरी हाई covalent character
इन LiI लिथियम आयोडाइड में काफी हाई कोवेलेंट कैरेक्टर है, और आप तो जानते हो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स वाटर में बढ़िया घुलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के डायपोल मोमेंट काफी हाई होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बढ़िया घुलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम हो जाते हैं। तो मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर चेंज्ड। आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन रिलेटिवली फास्ट होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शंस रिलेटिवली स्लो होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड अगर ब्रांडिंग उसकी आयनिक के फॉर्म में हो गई या ब्रांडिंग कोवेलेंट के फॉर्म में हो गई, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। सो अकॉर्डिंगली, knowing how much of the covalent character is there or how much of the ionic character is there in the given compound is going to play an important role with respect to the properties in the compounds. तो मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि लिथियम आयोडाइड वैसे तो आयनिक कंपाउंड बनना था, तो जब लिथियम आयन का साइज रिलेटिवली छोटा है, कैटायन जनरली छोटे होते हैं, एनायन जनरली लार्जर होते हैं, और I माइनस तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनायन है। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। तो कैटायन क्या होता है, कैटायन का जो न्यूक्लियस है ये एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पर्टिकुलरली आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी ओर डाइवर्ट कर लेता है लाइक दिस। So this polarization of the electronic cloud, polarization or distortion of electron cloud of anion by cation is called Poisson's rule. पॉइसॉन्स रूल का मतलब कैटायन द्वारा नहीं, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ी खींचेगा तो उसका न्यूक्लियस, तो जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है Li+ का रिलेटिवली, और वो I- के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो कि लूजली हेल्ड होता है वो सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल कर देता है। तो ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ I-, ये पोलराइज हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, खिंच गया एक तरफ को ज्यादा। और आप तो जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में अगर शेयर हो जाएगी, शेयरिंग हो गई, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोड्यूस। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन आयनिक बॉन्ड। तो इस आयनिक बॉन्ड में अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, खींचना, डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। अब कई बार उल्टा आता है, तो न्यूक्लियस तो इसके पास भी है, I- के पास भी तो न्यूक्लियस है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच सकता है। तो ध्यान दो, Li+ में कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा टाइटली हेल्ड होता है बिकॉज ऑफ द हाई जेड इफेक्टिव, और एनायन का न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर नहीं पाता। ऑफ कोर्स I- का न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत तो पोलराइज करेगा Li+ के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, but effect will be negligible. तो इसका मतलब पोलराइजेशन बाय एनायन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ कैटायन इज नेग्लिजिबल। तो मेनली पोलराइजेशन फिर किसका होता है, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। पोलराइज कौन करता है, कैटायन। तो कैटायन पोलराइजर है, और पोलराइज हुआ कौन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। इसी कारण से एक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है इनटू द आयनिक बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड called Poisson's rule, and because of that properties are affected. अब यहाँ पर बातें आती हैं कि कौन पोलराइज कर रहा है, कैटायन, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं पोलराइजिंग पावर। कौन पोलराइज हुआ, एनायन, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो हेडिंग लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पहले ये नोट कर लो, मैं वहां लिखूंगा फिर। A, पोलराइजिंग पावर, कई बार हम पीपी बोल देते हैं इसको, पीपी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन के लिए यूज करेंगे
तो ये तो एबिलिटी ऑफ कैटायन है टू पोलराइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन आयन। तो एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। और ये पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? जेड इफेक्टिव कितना ज्यादा है, न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, और साथ ही साथ particularly those cations having the pseudo inert configurations are highly polarizing in nature. So particularly cations with pseudo inert configuration particularly cations with pseudo inert configuration, जो cations होते हैं with pseudo inert configuration are have high polarizing power, high polarizing power। जितना छोटा कैटायन हो अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, साइज भी छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। और खासकर अगर पर्टिकुलरली कैटायंस विद अ स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन हैव हाई पोलराइजिंग पावर, तो उनमें भी ज्यादा होती है। स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होता क्या है? जैसे इनमें होता है जिंक 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, कॉपर+, सिल्वर+, गोल्ड+, एक्सेट्रा। ये सब यही है मेनली। ये है क्या कॉन्फ़िगरेशन है इनका? n-1 s2 n-1 p6 n-1 d10। ये है आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है इनका। n क्या है? आउटर मोस्ट शेल नंबर। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन, और ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू fully filled configuration, fully filled D10 configuration. D is the core shielding electron. Z effective is very high of such cations. Of such cations, and hence have high polarizing power। तो देखो पर्टिकुलरली कैटायंस विद स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे जिंक है फॉर एग्जांपल, चलो जिंक लेना, क्या कॉन्फ़िगरेशन था? आर्गन तो खैर है ही। उसके बाद 3s2 3p6, आर्गन के बाद पूरा ही लिख लो, मान लो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s0 हो चुका है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है अल्टीमेट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ? 4। तो इसका मतलब n-1s2 n-1 p6 n-1 d10। d के इलेक्ट्रॉन्स कोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो d इलेक्ट्रॉन्स are poor shielding electrons। तो डी इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हो ये सब आप। डी इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन कैटायंस में, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो जनरली जिसमें स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये नियरली सेम साइज और सेम चार्ज वाले कैटायंस के कंपैरिजन में
they will be having greater polarizing power। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के दो चार ट्रेंड्स भी देख लो, जैसे Li प्लस की पोलराइजिंग पावर Na प्लस से ज्यादा एंड सीजियम प्लस। जैसे बेरिलियम 2 प्लस इज हाईली पोलराइजिंग, मैग्नीशियम 2 प्लस उससे कम है, और बेरियम प्लस में तो पोलराइजिंग पावर नेग्लिजिबल है, काफी कम है। सीजियम प्लस में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। Al3 प्लस हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन मैग्नीशियम 2 प्लस एंड सोडियम प्लस। सो लाइक दैट यू कैल्शियम 2 प्लस से ज्यादा पोलराइजिंग पावर एक तरीके से जिंक 2 प्लस की है। मरकरी 2 प्लस इज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर गिवन कैल्शियम 2 प्लस। जनरली ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। Ag प्लस इज मोर पोलराइजिंग देन Na प्लस। तो ये डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर थी। डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, लाइक दैट यू से डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर है ये। तो अच्छा ये तीनों क्यों थे? These three are because of pseudo inert configuration। आप इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो जानते ही हो, कौन सा? ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? नोबल गैस का क्या? NH2 NP6। जैसे हीलियम में ऑक्टेट नहीं होता, बाकियों में तो होता है, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी हाईली स्टेबल। ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्यूडो का मतलब होता है झूठ मूठ, झूठ वाला, मतलब इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये है तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बट इज नॉट एज इनर्ट एज इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। नोबल कॉन्फ़िगरेशन जितना इनर्ट नहीं होता, तो ये स्यूडो है, मतलब उतना स्टेबल नहीं है। तो ये फिर भी आप ये बात कह सकते हो। तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मींस दीस कैटायंस, आउटर कॉन्फ़िगरेशन जिनका ये हो, जेट इफेक्टिव ज्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ द पुअर पोलराइज शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ D, और फुल्ली फिल्ड होने के कारण दे कॉज ग्रेटर शील्डिंग इन कंपैरिजन टू द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। In fact, that D वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, D block metals are more polarizing than in general S block alkaline earth metals with nearly same size and same charge। तो इस तरीके से ये बात कहते हो। लिख भी लेंगे उस बात को, पहले ये इतनी बात लिख लो जरा, नोट डाउन। जैसे ये बात कह भी सकते हो, इन जनरल डी मेटल कैटायंस है greater polarizing power than S block metals with nearly same charge and size। तो S ब्लॉक के मुकाबले में S ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर काफी कम होती है, इसलिए S ब्लॉक में इक्विवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होता है, पोलराइजेशन कम होता है। Except beryllium, beryllium is highly polarizing because of the very small size। इसी में टर्म था पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये एनायन की एबिलिटी है। पोलराइजेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनायन। तो एनायन की एबिलिटी है टू गेट पोलराइज्ड, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। It is the ability of an ion to get polarized by cation। तो इसका मतलब ये पोलराइजेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन
directly proportional to charge on an ion. Magnitude, mod लगा दिया, modulus magnitude of the charge on an ion and directly proportional to size. साइज जितना ज्यादा हुआ पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा हुआ एनायनिक चार्ज तो भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो इसका मतलब I माइनस इज बेटर पोलराइजिंग देन कौन, ब्रोमाइड माइनस, क्लोराइड माइनस, फ्लोराइड माइनस। सिमिलरली सल्फाइड आयन इज मोर पोलराइजिंग देन, मोर पोलराइजेबिलिटी देन ऑक्साइड आयन। तो इस तरीके से नाइट्राइड आयन इज बेटर पोलराइजिंग देन ऑक्साइड देन फ्लोराइड। Phosphide ion में ज्यादा polarizability है than compared to sulfide ion, than compared to chloride ion. So these are the trends of polarizability, property of an ion. तो ये है trends of, decreasing trends of, order of, this is the decreasing order of polarizability. Accordingly एक काम आएगा जब हम applications की बात करेंगे। तो ये थे polarizing power and polarizability, polarizing power of cation, polarizing power of polarizability of an ion। अब बात आती है इसके applications क्या हैं। सारे applications ही जो हैं, compound ionic से सीधा covalent में convert हो गया। तो all the properties like melting point, like solubility in water, like solubility in benzene, like thermal stability, all get affected. देखो applications of Poisson's rule, इसको नोट करो पहले। एप्लीकेशंस ऑफ Poisson's रूल। पहला एप्लीकेशन ये है कि पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। जैसे LiCl is more covalent than NaCl, KCl, RbCl, CaCl. BeCl2 is more covalent than magnesium chloride and so on. Barium chloride. AlCl3 is more covalent, chloride ही आ रहा है, चलो चेंज करके, MgCl2 and then NaCl, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। Similarly, sodium sulfide Ag2S is more covalent than Ag2O। इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। In fact, ZnCl2 is more covalent than मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, Mg ले सकते हो, लाइक दैट। इन फैक्ट Ag2Cl2 या मान लो Ag2F2 is more covalent than HgF2 ले लो, is more covalent than मान लो CF2। तो डिक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर AgCl is more covalent than NaCl. Not only that, AgI is more covalent than AgBr, AgCl, AgF। तो यहाँ एनायन की वजह से चेंज आ गया, यहाँ कैटायन की वजह से आ गया, कैटायन की वजह से, कैटायन की वजह से,
I माइनस ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है सब, और बड़े आसान है, समझ गए आप। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। अब कोवेलेंट नेचर होते ही सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट थर्मल स्टेबिलिटी। तो पहले ये नोट करो, फिर आएंगे सेकंड एप्लीकेशन पर। नोट इट डाउन। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट नेचर है। जैसे सेकंड एप्लीकेशन थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड मतलब डिकम्पोजिशन एट हायर टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन बाय हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स या अगेंस्ट thermal decomposition or against heat, decomposition by heat, हीट करने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी। अगर आसानी से हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो a compound on heating, if easily decomposed, at lower temperature, then its thermal stability will be low। लोग क्या बात कर रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी अगेंस्ट डिकम्पोजिशन बाय हीट। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग इट इजीली डिकम्पोज्ड एट लोअर टेम्परेचर, हीट करा और बड़ी आसानी से कम टेम्परेचर में टूट गया, वो डिकम्पोज हो गया, कोई गैस लिबरेट हो गई, कुछ हो गया, मेल्ट हो गया, देन इट्स थर्मल स्टेबिलिटी विल बी लो। तो इन जनरल हम क्या बात करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी दो तरीके से डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, वो हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर कंपाउंड्स in which polyatomic anion is present, वो कंपाउंड्स जिनमें पॉलीएटॉमिक एनायन इज प्रेजेंट, तो पोलराइजेशन काफी ज्यादा होता है, एनायन काफी बड़ा होगा। इन सच केस एक्सटेंट ऑफ या पोलराइजेबिलिटीज of anion is high and covalent character is the deciding factor। Covalent factor is the deciding factor। So in such case polarizability of the anion is high and covalent character is the deciding factor। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे केसेस में या एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जितना ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम। अब ये तो पता ही है, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होती है। आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होती है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी घट गई। अच्छा, पॉलीएटॉमिक एनायंस, जैसे इसके एग्जांपल्स देखो तो जैसे एग्जांपल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इस टाइप के हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हो। कंपाउंड्स, मेटल्स तो नहीं इसमें, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन विच
तो मेटल के तो है ही। जैसे कौन, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो BCO3 से ज्यादा स्टेबल MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। जैसे ये मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जानते भी हो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 gas is evolved out like this. So this is increasing thermal stability. क्यों? मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, इंक्रीजिंग थर्मल लीस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। और जैसे KHCO3, NaHCO3 इसलिए ले रहा है बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट तो करता है, लिथियम नहीं लेना है। मैं दोबारा अपनी स्टेटमेंट को बोलता हूं, लिथियम को इसलिए नहीं दे रहा है कि बिकॉज लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड में सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट करता है, रुबिडियम बाइकार्बोनेट करता है, सीजियम बाइकार्बोनेट करता है। तो दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। सल्फेट में जैसे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। हाइड्रोक्साइड में और जैसे एग्जांपल मान लो ले लो, जैसे या कार्बोनेट में ले लो तो सोडियम लिथियम कार्बोनेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में भी, स्कूल एग्जाम में भी आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो बेरिलियम ये हो गया, मान लो जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सो ऑन, लास्ट में कौन, सीजियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी है। अच्छा, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं बाकी सब तो डिकम्पोज हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हीट करने पर नेग्लिजिबल अमाउंट में CO2 देते हैं, डू नॉट डिकम्पोज। ऑन हीटिंग, ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, दे मेल्ट, पिघल जाएंगे, मतलब टूटेंगे नहीं। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको अगर हीट करोगे तो ये टूट जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और वो इसलिए भी है बिकॉज लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। कट तो नहीं गया, मतलब एक बार चेक कर लूं, कभी सारी मेहनत तुम्हारी बच गया, ठीक है। तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होना मतलब कोई गैस इवॉल्व करना। ये डिकम्पोज नहीं होंगे, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दे मेल्ट, वो मेल्ट हो जाएंगे। ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, टूटेंगे नहीं, मेल्ट हो जाएंगे। याद रहेगी ये बात। ये सब हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। मैं ये ऊपर से थोड़ा सा हटा रहा हूं, तब ये मैं एक दो बात और लिख देता हूं। जैसे लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज नहीं हुए, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे, बट कोई गैस इवॉल्व सच नहीं करते। जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट है, इसको हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, SO3 गैस देगा। हालांकि टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो ये भी टूट जाता है, और SO2 और O2 भी। ये सॉलिड था, इस तरीके से ये डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज होंगे, ये डिकम्पोज होंगे, ये डिकम्पोज होंगे, बट कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के डिकम्पोज नहीं होते, वो मेल्ट होते हैं। तो ये था ए, पॉलीवेलेंट या पॉलीएटॉमिक एनायंस। मोनो एटॉमिक एनायंस हो तो बी। मेटल सॉल्ट्स,
having monoatomic anions. Metal salts having monoatomic anions जैसे कौन? फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर लें तो हाइड्राइड, इसमें पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल. Polarization of such anions is not substantial. So thermal stability of such oxides, hydrides is decided by lattice energy. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. पहले ये नीचे के वाला पॉइंट एक बार लिख लेंगे. ये मैं हटा देता हूं. आज का लेक्चर थोड़ा सा एक नहीं 2-3 बार पढ़ने वाला है. थोड़ा सा पेन भी मारेगा स्टूडेंट्स को. ये थोड़ा दिमाग पे पेन मारेगा. पेन तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा. चीजें थोड़ी ज्यादा हैं और कई बार स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ होता पहले, तो सब कुछ एक साथ मिलता है तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है. समय दें, डाइजेस्ट होगा. तो मेटल सॉल्ट्स हैविंग मोनोएटॉमिक एनायंस अगर हैं तो फिर ऐसे में एनायन छोटे साइज का हो गया तो ऐसे में पोलराइजेशन कोई सब्सटेंशियल नहीं है. तो पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर. इन सच केस द डिसाइडिंग फैक्टर इज लैटिस एनर्जी. और लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कैटायंस एंड आयंस इन द आयनिक कंपाउंड. तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी ऑफ Le, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड. वो जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R. तो जितना छोटा आयन होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा, जितना चार्जेस होंगे लैटिस एनर्जी ज्यादा. एक तरीके से ये है. अब Q1 Q2 जो कंपैरिजन में है वो तो सिमिलर टाइप के लेते हैं. तो इन जनरल लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. R का मतलब एनायन जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी, एनायन तो वेरी करा रहे हैं, तो ये एनायन जितना या कैटायन जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. जैसे जितना छोटा आयन होगा, ये कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. जैसे LiH की लैटिस एनर्जी NaH से ज्यादा है, KH से ज्यादा है, RbH से ज्यादा है, CSH से ज्यादा है. जैसे और लैटिस एनर्जी की बात करें तो LiF की लैटिस एनर्जी सोडियम फ्लोराइड. और जैसे बात करें तो जैसे बेरिलियम ऑक्साइड या मान लो बेरिलियम का तो नाइट्राइड नहीं बनता, जैसे मान लो मैग्नीशियम Mg3N2 CH3N2 BH3N2. ये सब ट्रेंड्स क्या हैं? डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी. समझ लो, पहले बुद्धि लगा लो, पहले थोड़ी सी यहां लगाओ दिमाग यहां पर. H माइनस तो सब में कॉमन है ना, तो कैटायन के बेसिस पर डिफरेंशिएशन होगा और कैटायन जितना लार्जेस्ट होगा तो R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू ज्यादा होगी. R ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी मिनिमम है, तो LiH की लैटिस एनर्जी ज्यादा. तो ऐसे में लैटिस एनर्जी ज्यादा. इन सच केसेस लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा. इसका मतलब LiH NaH KH बाकी तो लिख ही लो CSH. जैसे और LiF NaF CSF. और जैसे एग्जांपल मान लो
मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, और Mg3N2, क्योंकि सब बेरिलियम क्यों लिया, बेरिलियम का नाइट्राइड स्टेबल होता नहीं है, बन जाता है, फिर भी लिख लो B3N2। बेरिलियम एक्चुअली एल्यूमिनियम जैसा रिलेशनशिप शो करता है, बना चलो मैग्नीशियम Mg3N2 Ca, बेरियम Ba3N2। ये है डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। जनरली ये मेल्ट होते हैं, ये कोई गैस जनरली इवॉल्व नहीं करते, यूजुअली अंडरगो मेल्टिंग ऑन हीटिंग। हीट करने पर ये जनरली मेल्ट हो जाते हैं, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है। क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, मोनोटॉमिक एनायन है तो लेटेस्ट एनर्जी विल डिसाइड द थर्मल स्टेबिलिटी, और यदि पॉली एटॉमिक एनायन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन विल डिसाइड द थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये था थर्मल स्टेबिलिटी, नोट इट डाउन। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। नाउ मूविंग टू थर्ड वन। This is third application. ये पाया जाता है, it is observed that ionic compounds in extent of polarization काफी ज्यादा होता है, they are found to be deep colored. तो ionic compounds having high extent of polarization are found to be deep colored। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे AgI, AgBr, AgCl, ये व्हाइट है, ये डल येलो और पेल येलो, एंड दिस इज ब्राइट येलो। तो जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन आर फाउंड टू बी डीप कलर्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा है, तो देखो कलर्ड पाया गया। उसका रीजन भी कई बार ऐसे कहते हैं, जैसे Ag+ है, I- के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज कर देगा, और पोलराइज करने से ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दिस पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ I- is less attracted by iodine nucleus and can absorb one of the wavelength in visible region, one of the wavelength देखो ये वैसे तो आयनिक कंपाउंड था, बट इसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, पोलराइजेशन कर दिया। तो ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ I- है, ये लेस अट्रैक्टेड है, I- से लूजली हेल्ड है, और ये इट कैन एब्सॉर्ब वन ऑफ द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। और कंपाउंड का कलर तो जब भी मिलता है जब वो विजिबल रीजन की 4000 से लेकर के 7500, 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम की कोई पर्टिकुलर लाइट को एब्सॉर्ब करे, देन इज फाउंड टू बी कलर्ड। जनरली ये रीजन होता है। तो पोलराइजेशन के कारण कंपाउंड कई बार कलर्ड हो जाते हैं।
जैसे और एग्जांपल देखें तो जैसे Hg2I2 and Hg2Cl2, this is white and this is green. जैसे SnI4, SnCl4, this is white and this is orange red, orange color compound. तो like that you can say कि पोलराइजेशन काफी ज्यादा होने के कारण कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी कलर्ड, क्योंकि जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थोड़ा सा लूजली हेल्ड हो जाता है उस एनायन से, और इस कारण से वो आसानी से विजिबल पोर्शन की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं, ये याद भी रखने होते हैं, सो लाइक दैट यू रिमेंबर दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या एप्लीकेशन? सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो लिखेंगे, पहले ये बात नोट करो, जैसे फोर्थ एप्लीकेशन सॉलिबिलिटी इन वाटर। अब देखो ये बात तो जनरल रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिमिलर नेचर का आयनिक कंपाउंड एंड हाईली पोलर कंपाउंड्स पानी में बढ़िया बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो यही पे बात आती है, जैसे एग्जांपल है LiCl है, लिथियम क्लोराइड, इसमें पोलराइजेशन के कारण देयर इज अ ह्यूज कोवेलेंट कैरेक्टर, तो LiCl becomes enough covalent and due to polarization तो देखो LiCl जो है वो अच्छा खासा कोवेलेंट हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन एंड हेंस it becomes soluble in benzene and also soluble in water. However, NaCl is less soluble in water than NaCl. देखो यहां पर LiCl में अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, इसलिए ये बेंजीन में भी सॉल्युबल हो जाता है और ये बेंजीन या ईथर में भी सॉल्युबल हो जाता है और पानी में भी सॉल्युबल है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, आयनिक कैरेक्टर भी है। जबकि NaCl however NaCl is less soluble in water LiCl. However, LiCl is less soluble in water than NaCl, क्योंकि NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, but NaCl is not soluble in benzene. Also, NaCl is not soluble in benzene और ईथर। सोडियम क्लोराइड काफी आयनिक कंपाउंड है, ऑलमोस्ट आयनिक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम है सोडियम क्लोराइड में, तो वो पानी में घुलता है मेनली, बेंजीन में घुलता ही नहीं। बट LiCl में अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर होने का और ये बेंजीन में भी घुलने लगता है, हालांकि वाटर में भी घुलता है, बट वाटर में सॉल्युबिलिटी LiCl की कम है इन कंपैरिजन टू NaCl। तो इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। तो ये जनरल पॉइंट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब बात कर रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। पानी में सॉल्युबिलिटी के मैं कुछ गाइडलाइंस आपको दूंगा, वो आपको उसके बेसिस पे ट्रेंड्स बतलाने हैं। तो आप पहले इतना लिख लो, मुझे पूरा स्क्रीन चाहिए होगा उस बात को लिखने के लिए, तो पूरी बात एक बार जरा नोट कर लो इसको।
जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, ये गाइडलाइंस आपको याद रखनी है। इन गाइडलाइंस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्या गाइडलाइंस है? फॉर salts of alkali and alkaline earth metals. Salts of alkali and alkaline earth metals except halides of beryllium. बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ दो। बेरिलियम के हैलाइड्स की अगर बात करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज governed by relative values of lattice energy and hydration energy. हालांकि आईआईटी जेईई कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, बट आपको आना तो चाहिए, आ तो सकता ही है, कम आते हैं सर। तो for salts of alkali and alkaline earth metals except beryllium, solubility in water is governed by relative values of the lattice energy and hydration energy. Hydration energy is the energy released when gaseous ion is dissolved in water. तो hydration energy और lattice energy का relative values जो हैं उन पर ये डिपेंड करता है। In general, if lattice energy is less than hydration energy, He मतलब hydration energy, lattice energy मतलब He। If lattice energy is less than hydration, lattice energy का मतलब है कि strong bonds between cation and anion, cation and anion strongly held है तो lattice energy ज्यादा है, तो इसका मतलब बहुत strongly held है तो टूटना नहीं चाहेंगे ना पानी में। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब आसानी से हाइड्रेट हो जाना, एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम जल्दी इजी हो जाता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो घुलने की टेंडेंसी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि टूटने की टेंडेंसी कम होगी। तो इफ हाइड्रेशन लेटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, देन सॉल्ट इज सॉल्युबल। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन सॉल्ट इज सॉल्युबल। How you can, if lattice energy is greater than hydration energy, the salt is water soluble, water insoluble, salt is insoluble, salt कम घुलेगा, ये soluble, ये insoluble। अब क्या गाइडलाइंस हैं? जबकि यहां क्या है? For salts of D block, P block metals, P block elements and halides of beryllium, वो वहां रह गया था ना, वहां से हटाया था, except halides of beryllium यहां ले लिया हमने। तो for salts of D block, P block and halides of beryllium, D block, P block में साइज काफी छोटे हो जाते हैं, पोलराइजेशन becomes important, solubility is governed by extent of polarization. Fazan's rule. तो ध्यान दो, salts of D block, P block and halides of beryllium, solubility is governed by extent of polarization, Fazan's rule, but salts of alkali and alkaline earth metal except halides of beryllium, Fazan rule does not decide the solubility. Who decides?
रिलेटिव वेरिएशन ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जनरली हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इन केसेस में, तो सॉल्ट इज सॉल्युबल। कैटेगराइजेशन आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, इसको ऐसे याद रखें वरना फंस जाओगे आप, ये थोड़ा ध्यान रखिए। फजान्स रूल, और फजान्स रूल के हिसाब से क्या पॉइंट था, वो क्या था कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी पानी में उतनी कम, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा सॉलिबिलिटी इन वाटर उतनी कम। तो फिर ये तो देखो हो गया, ये तो बड़ा आसान है, मैं कुछ ट्रेंड्स लिख दूं, जैसे एग्जांपल बेरिलियम के हैलाइड्स ही ले लो, जैसे बी मान लो बेरिलियम के हैलाइड्स हैं तो BeF2, BCl2, BPr2, PI2, यहां तो पोलराइजेशन गवर्न करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहां है, सबसे कम सॉलिबिलिटी है, डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी। और जैसे और बात करें सॉलिबिलिटी के, तो जैसे D ब्लॉक या P ब्लॉक में तो AgF या मान लो AgI, AgF, AgCl, AgBr, AgI, D ब्लॉक की मेटल है, तो सॉलिबिलिटी गवर्न्ड बाय व्हाट, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन I- का होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे कम सॉलिबिलिटी, डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी। इनफैक्ट ये तीनों तो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, बट उनमें वाटर इनसॉल्युबल में भी ट्रेंड्स तो होंगे ना, सॉल्युबिलिटी के सबसे कम सॉल्युबिलिटी AgI की, तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं D ब्लॉक के या P ब्लॉक के, जैसे Hg2I2 is less soluble, या ऐसे बोल दो Hg2Cl2 is more soluble than Hg2I2। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो सॉलिबिलिटी की बात करें तो और एग्जांपल्स लेंगे तो P ब्लॉक D ब्लॉक में ले सकते हैं, PbF2 या PbF2 is more soluble than PbCl2, PbBr2, PbI2. So these are the decreasing solubility trends. तो इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। आगे बात समझना आपको, तो सॉल्ट्स ऑफ D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी उतनी ही कम। तो ये थे डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी, ट्रेंड्स ऑफ डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑर्डर। तो दीज आर डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑर्डर। तो ये घटते हुए क्रम है सॉलिबिलिटी के D ब्लॉक में। अब आ जाओ इधर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या गाइडलाइंस हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लूंगा फॉर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप लेफ्ट साइड में लिखते चले जाना, आप लिखते चले जाना, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लीन करो पहले। उसी कंटिन्यू करो जो लेफ्ट साइड वाला था, क्या सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो A फॉर एल्कली मेटल सॉल्ट्स, इसमें सॉलिबिलिटी में ध्यान देना है, एल्कली मेटल सॉल्ट्स में भी फर्स्ट फॉर फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इन केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
याद रखनी है। एल्कली मेटल सॉल्ट्स में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम आने पर सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि एल्कली मेटल्स में जैसे मान लो लिथियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड है, उससे ज्यादा पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। हाइड्रोक्साइड में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ले सकते हो LiF, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी। कार्बोनेट भी यू कैन से सोडियम कार्बोनेट या लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा सॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। सीजियम कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल है। इनफैक्ट बाइकार्बोनेट भी, लिथियम बाइकार्बोनेट तो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा सॉल्युबल, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। ये है ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल सॉल्ट्स। केवल ये थे। अदर सॉल्ट्स, अदर एनायंस या अदर एनायंस, कौन से अदर एनायंस? जैसे एग्जांपल सल्फेट आयन, मान लो, और एग्जांपल ले लो जैसे क्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, और भी एग्जांपल ले सकते हो जैसे सल्फेट, ऑक्सलेट, परक्लोरेट एक्सेट्रा। इन एनायंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे परक्लोरेट लो तो टॉप टू बॉटम सोडियम परक्लोरेट is much more soluble in water than potassium perchlorate, rubidium perchlorate, cesium perchlorate. In fact, this is soluble in water. ये पानी में घुलता है, ये insoluble in water है। Insoluble in water। अच्छा, इनके ट्रेंड्स को लिख लेना। क्या थे ये ट्रेंड्स? इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, ये एक बार में समझ में नहीं आएंगे, समय लगेगा याद करने में, टाइम लगता है इनको। बट अच्छी बात ये है IIT JEE पूछता ही नहीं सवाल सॉल्युबिलिटी से, बहुत रेयरली, कभी ये 25-30 साल पहले, आपके जन्म से भी पहले कभी क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। आ सकता है, ये कोई बात नहीं है, आ तो सकता ही है। तो एल्कली मेटल के सॉल्ट्स के लिए फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बढ़ती चली जा रही है। एनायंस में, अदर एनायंस में जैसे सल्फेट, परक्लोरेट, ऑक्सलेट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो लाइक दिस यू कैन से। तो ये थोड़े से ट्रेंड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। तो लाइक दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाओ, इसको हटाओ, फिर लेंगे बी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नोट करो, B for alkaline earth metal salts। इसमें भी फर्स्ट फॉर फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बस यही दो। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और ये इंपॉर्टेंट केस भी है, जैसे हाइड्रोक्साइड में देखिए तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा घुलता है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा घुलता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और ज्यादा घुलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, this is partially soluble, and these are negligibly soluble or almost insoluble in water. हालांकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो टॉप टू बॉटम आने पर एल्कलाइन मेटल्स में हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ऐसी जैसे BeF2 को छोड़ दो चलो, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबल कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड एंड बेरियम फ्लोराइड, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो दिस इज द इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं गाइस, यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली फॉर अदर एनायंस। इसमें बेरिलियम फ्लोराइड ये थे, बेरिलियम फ्लोराइड इज फाउंड टू बी हाईली सॉल्युबल बिकॉज़ ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2+, वो एक्सेप्शन है। तो और ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है, तो हम जैसा लिख पा रहे हैं आप वैसे ही याद कर लो बस इन चीजों को। तो कोई पॉइंट ऐसे भी आते हैं कि उनको वैसे ही याद कर लो तो बस काम बन जाता है बढ़िया से। तो अदर आयंस जैसे कौन, जैसे सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, मान लो ऑक्सलेट आयन एक्सेट्रा, इन सब में सॉल्युबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉल्युबिलिटी घटती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब सल्फेट की सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो बेरिलियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी थी। और जैसे ऑक्सलेट में बेरिलियम ऑक्सलेट इज मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट थोड़ी आएगा CaC2O4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। कार्बोनेट में भी बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या है, डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी है। इन वाटर में तो बात कर ही रहे हैं, सब कुछ वाटर में चल रहा है। इन वाटर, तो गाइस ये तरीका था सॉल्युबिलिटी चेक करने का, ये एक तरीका था चेक करने का। इवन लेफ्ट से राइट भी जाते हैं ना, नोट करके एक आध ट्रेंड्स और भी लिख दो, वो भी कोवलेंट कैरेक्टर से गवर्न होते हैं। तो ये बात पूरी नोट करो पहले एक बार, मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको। जैसे नोट करके और लिख लो, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एल्काइल और अल्कालाइन में, तो AlCl3 इज लेस सॉल्युबल देन MgCl2 NaCl। ये इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी है, ये अलग से याद कर ले। एल्कली मेटल के सॉल्ट्स रिलेटिवली ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स। कभी-कभी इस तरीके से भी आप ये बात कहते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेफ्ट से राइट जाने पर इस तरीके से सॉल्युबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये था सॉल्युबिलिटी। फजान्स रूल लगभग खत्म हो गया है, एक और एप्लीकेशन बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। दैट्स इट फॉर नाउ।